दरवाजे की घंटी इतनी जोर से बजी कि क्षण भर को हम सभी सहम गए। मैं समझ गई कि पारुल आई है और खूब भरी हुई आई है। दरवाज़ा खुलते ही वह घर में दाखिल हुई, पर रोज़ की तरह दंदनाती हुई अपने कमरे में गुम नहीं हुई। रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने तीखी आवाज़ में पूछा, आपने नीलम के यहाँ फ़ोन किया था? हाँ किया था। और सोनल के यहाँ भी? मैंने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। क्यों? अब इस क्यों का कोई क्या जवाब दे। इस तरह शहर भर में मुनादी करवाने की क्या जरूरत थी? अब इस सिरफिरी लड़की को कोई कैसे समझाए कि लड़की रात के 10-11 बजे तक घर नहीं लौटती तो घबराहट होती ही है। फिर उसकी मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमाना भी पड़ता है। दरअसल तुम्हारे पापा यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कड़कती आवाज में कहा। पापा घर पर रहें या ना रहें, मेरे लिए शहर भर के फोन खड़खड़ाने की जरूरत नहीं है। यू हैव नो राइट एंड आई हेट इट। आइंदा ख्याल रखें, उसने निर्णायक स्वर में कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में गुम हो गई। गुस्से से, अपमान से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त कर लिया। मुझे मालूम था कि लक्ष्मी रामधन बड़ी उत्सुकता से सारा प्रसंग देख रहे हैं। उत्तेजना से उनकी आंखें जैसे फटी जा रही हैं। वे शायद रात से ही घात लगाए बैठे थे कि अब कुछ अभूतपूर्व होकर रहेगा। एक तो सौतेली माँ का ठप्पा और दूसरे बिटिया का ऐसा घनघोर अपराध। पर मैंने उन्हें निराश नहीं किया। मैं तो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहती थी, पर एकदम चुप्पी लगा जाना भी शायद मेरे हक में अच्छा ना होता। वे लोग इसे कमजोरी ही समझते। इसलिए बेजारी की मुद्रा बनाकर मैंने कहा, घर में कोई बड़ा बूढ़ा न रहे तो ऐसा ही होता है। बच्चों को न बोलने की तमीज़ आती है और न रहने का ढंग। अरे बड़ी बूढ़ी थीं तो उनकी कौन सुनवाई होती, रामधन बोला। अम्मा जी तो बेचारी खुद डरी डरी सी रहती। आया ने माँ लड़ियाकर मुंह पर बिठा लिया था। जो कुछ कसर थी तो बोर्डिंग में पूरी हो गई। चलो चलो, तुम सब्जी छौंको और कुछ नाश्ता पानी चाहिए हो तो पूछ लो। इन बातों का तो कोई अंत नहीं है, मैंने सभा का समापन करते हुए कहा और अपने कमरे में चली आई। सारा दिन मेरी आंखों के सामने उसका यह तमतमाया चेहरा घूमता रहा। कैसा तो सुंदर रूप पाया है, पर गुस्से में कितना विकृत हो जाता है। इस लड़की से कैसे कोई पार पाएगा? एक सुव्यवस्थित भविष्य के लालच में मैंने यह कैसा अनचाहा बोझ उठा लिया। नहीं, अनचाहा कहना तो गलत होगा। उस समय तो कितनी ललक थी, कितना उत्साह था। पर अब डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं छिपाई थी, पहले से आगाह कर दिया था। रजनी जी, मेरे घर में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास है। ईश्वर की कृपा से सुख सुविधा का सारा सामान घर में मौजूद है। पर हाँ, घर में मेरी एक बिटिया भी है जो अपने में ही एक समस्या है। बोलती है तो पत्थर सा मारती है। अब तक तो हॉस्टल में थी इसलिए आचार व्यवहार का कोई ढंग था, लेकिन अब मैं उसे घर ले आया हूँ। सोचा था कल को उसकी शादी करना है, फिर उसे दूर जाना ही है। कुछ दिन तो बाप के पास रहे, कुछ तो मन के तार जुड़े, पर बड़ा मुश्किल लग रहा है। बल्कि अब तो मैं इस चिंता में घुल रहा हूँ कि इस उज्जड को ब्याहेगा कौन। अगर कोई माइकालाल दहेज के लालच में ले भी गया तो 4 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर छोड़ जाएगा। इसलिए पत्नी की मृत्यु के इतने वर्षों बाद मैंने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया। सोचता हूँ घर में सौतेली ही सही, माँ आएगी तो एक वातावरण बनेगा, कुछ संस्कार जगेंगे। ईमानदारी की बात तो यह है कि यह शादी मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। सच है, डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं छिपाई थी, लेकिन फिर भी मैं स्थिति की भयावहता की कल्पना नहीं कर पाई थी। बल्कि मैंने तो यह रिश्ता एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। 35 वर्ष की आयु में मुझे 17 साल की लड़की की मां बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब लगता है उस 17 वर्षीय आफत को देखे बिना ही यह चुनौती स्वीकार करना मेरी मूर्खता थी, पागलपन था। मेरी और पारुल की पहली मुलाकात ही बड़ी लोमहर्षक थी। बिटिया को उसकी सहेली के यहाँ छोड़कर डॉक्टर केवल 1 दिन के लिए ही इंदौर आए थे। हमारी शादी बहुत ही सादे समारोह में संपन्न हुई। भोज का आयोजन भी लंबा चौड़ा नहीं था। भैया ने केवल कुछ चुनिंदा दोस्तों और परिजनों को ही बुलाया था। फिर भी रात के 11 बज गए। भाभी उतनी रात को विदा करने के लिए तैयार नहीं थी, पर इनकी जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। कोई बारात की विदाई तो थी ही नहीं। हम दोनों ही कार में बैठकर चले तो 4 बजते बजते घर पहुंच गए। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए बंधनवार सजे होंगे या किसी ने अल्पना डाली होगी। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि शहनाई की मंगल ध्वनि मेरा स्वागत करेगी या कि ढोलक की थाप से पूरा मोहल्ला गुंजायमान होगा।
हम लोगों की शादी तो एक मात्र अनुबंध मात्र थी। भैया भाभी ने उसे एक उत्सव का रूप दे दिया था, बस, और कुछ नहीं। इस ओर वह उत्साह नहीं होगा, यह मुझे मालूम था। फिर भी मुंह अंधेरे अपने ही हाथों से ताला खोलकर घर में दाखिल होते हुए मन बुझ सा गया। वेलकम होम, उन्होंने औपचारिकता बरती। थैंक यू, मैंने शिष्टाचार निभाया, थोड़ा सा मुस्कुरा दी ताकि मेरी हताशा जाहिर न हो। थक गई हो ना, अभी आराम कर लो, इतनी रात में घर क्या देखोगी? जी हाँ, अभी तो आप अपना कमरा ही दिखा दीजिए। कमरे में जाते ही मन प्रसन्न हो गया। लगा कि आने वाले के सम्मान में इसे नए सिरे से सजाया गया है। डोर मैट से लेकर बाथरूम में रखे टॉवल तक सब कुछ नए नए से थे, नया भी और ताज़ा भी। मन के किसी कोने में जो एक कांटा सा था कि मैं किसी की बासी गृहस्थी सजाने जा रही हूँ, वह कसक एकदम दूर हो गई। वॉच लेकर बाहर आई तो देखा ये कॉफ़ी लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। थैंक यू, मैंने मग उठाते हुए कहा, पर यह धन्यवाद मेरी औपचारिकता नहीं थी। मैंने हृदय से उनका आभार माना था। इस समय सचमुच कुछ पीने का मन हो रहा था, पर घर में कोई था ही नहीं जो अनुरोध करता। अपने आप बनाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सचमुच कृतज्ञ थी कि मुझे आते ही रसोई में पैर नहीं देना पड़ा। मैं तो सोच रही थी कि अब तो सुबह होने का है, सोकर क्या होगा, पर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था और ये तैयार हो चुके थे। आज छुट्टी नहीं लेंगे? मैंने कातर स्वर में पूछा। जल्दी लौट आऊँगा, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया। आओ नाश्ता कर लेते हैं, मैं रुका हुआ हूँ। नाश्ते की मेज पर ही रामधन से मुलाकात हुई। उसी ने फिर लक्ष्मी से मेरा परिचय करवाया। ये मेरी गृहस्थी के दो आधार स्तंभ हैं, इन्होंने परिहास में कहा। पर मुझे तो तीसरे की तलाश थी। आखिर मुझसे नहीं रहा गया तो पूछ ही लिया, बिटिया से नहीं मिलवाएंगे? क्षण भर को उनके चेहरे पर असमंजस के भाव उभरे। वह शायद, बेबी तो सवेरे ही लौट आई है, रामधन ने सूचना दी। बुलावे का? नहीं नहीं, रहने दो, हम ही चले जाएंगे, इन्होंने तुरंत कहा और इतनी फुर्ती से खड़े हो गए मानो पल भर की भी देर की तो रामधन बिटिया को बुला लाएगा। आओ, इन्होंने कहा और मैं घिसटती सी इनके पीछे चल दी। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था। क्या मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि कोई उत्सुकता से झांक ही ले? मिलने के लिए ठेठ कमरे में ही जाना पड़ेगा। पिछले बरामदे से सटा हुआ सबसे आखिरी कमरा उसका था। दरवाज़ा बंद था। भीतर माइकल जैक्सन चीख रहा था। इन्होंने नॉक किया। खुला है, अंदर से कर्कश आवाज़ आई। दरवाज़ा ठेलकर हम दोनों भीतर गए। बिस्तर पर औंधी लेटी वह कोई पुस्तक पढ़ रही थी। हमें देखते ही जीन्स में कसी उसकी टांगों का हवाई नृत्य थम गया। ओ पापा, आप हैं, मैं समझी रामधन होगा। इन्होंने आगे बढ़कर पहले कैसेट बंद किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, निकी, मेरा मतलब है इनसे मिलो, ये तुम्हारी मम्मी हैं। ओह, आई सी। बस, इससे ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने अपनी पोज तक नहीं बदली। इन्हें भी बुरा लगा, एकदम चीखे, निकी, ये क्या है? वेयर आर योर मैनर्स? डू यू हैव एनी? ठीक से उठकर बात तक नहीं कर सकती तुम? वह एकदम उछलकर खड़ी हो गई। अपने छोटे छोटे बालों को गर्दन के एक झटके के साथ पीछे फेंकती हुई बोली, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री, लीजिए मैं खड़ी हो गई। अब अगर आप चाहेंगे तो माताश्री की चरण वंदना भी कर सकती हूँ। गुस्से से इनका चेहरा तमतमा उठा। मुझे डर हुआ कि कहीं ये बेटी को एक झापड़ ही रसीद न कर दें। मैंने अपनी दोनों हथेलियों से उनका दाहिना हाथ थाम लिया। सोचा, मेरे स्नेह के उत्ताप से उनकी उत्तेजना कुछ तो कम होगी। चलिए, मैंने मनोहार की और उन्हें इसी तरह थाम कर बाहर ले आई। बाहर आकर देखा लक्ष्मी और रामधन दोनों कमरे की ओर कान लगाए बैठे हैं। उन्हें ज़रूर निराशा हुई होगी। एक बात का यकीन ज़रूर आ गया कि इस घर में अगर कभी कोई नाटक हुआ तो दर्शकों का अभाव नहीं रहेगा। अपने कमरे की सुरक्षित चार दीवारी में आकर मैंने खुलकर सांस ली। इतनी देर से दम जैसे घुट रहा था, लेकिन ये अब भी गुस्से से थर थर काँप रहे थे। प्लीज़ रिलैक्स, मैंने इनके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। अपरिचय की सारी दीवारें संवेदना के उस प्रवाह में बह गई। कुछ क्षण बाद ये भी नॉर्मल होने लगे। सॉरी रजनी, इन्होंने भराई आवाज़ में कहा। फॉरगेट इट, मैंने इन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। विश्वास कीजिए, मैंने किसी बात का ज़रा भी बुरा नहीं माना है। आप ज़रा उस लड़की की ओर से तो सोच कर देखिए। आप एक अनजान औरत को एकदम उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारी माँ है, बताइए। और आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वह तमीज़ से पेश आए। उसकी प्रतिक्रिया एकदम नॉर्मल है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, देखिए, बच्चों के मन में भी माँ की एक तस्वीर होती है।
वह हर किसी को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन निकी को तो अपनी माँ याद भी नहीं है। कुल जमा 2 साल की तो थी वह। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने माँ के चित्र को तो देखा होगा। उसी के सहारे उसकी कल्पना ने एक तस्वीर बनाई होगी। क्या पता वह मन ही मन उस तस्वीर को पूछती रही होगी। आप उससे ये आशा तो नहीं कर सकते ना कि वह मुझे देखते ही अपनी सारी श्रद्धा, सारा आदर मुझे दे दे। इसमें समय लगता है। बल्कि मेरा तो यह आग्रह भी नहीं है कि वह मुझे मम्मी ही कहे। उसके अंतर्मन से जो संबोधन निकलेगा मेरे लिए वही स्वीकार्य होगा। ये चुप ही बने रहे। सुनिए, मैंने अनुनय भरे स्वर में कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? इन्होंने प्रश्नार्थक नज़रों से मुझे देखा। आप निकी को मेरे सामने या मेरे लिए डांटेंगे नहीं। वह मेरे साथ कैसे भी पेश आए, आप कुछ नहीं कहेंगे। यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। आप बीच में पड़ेंगे तो मैं यह बाजी निश्चित रूप से हार जाऊंगी। इसलिए प्लीज़, एज यू प्लीज़। बड़ी देर बाद इन्होंने कहा और उठकर ड्यूटी पर चले गए। कितनी दिलेरी से मैंने यह चुनौती स्वीकार की थी, किस बहादुरी से ऐलान किया था कि यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। पर अब लग रहा है कि यह बड़बोलापन मुझे महंगा पड़ रहा है। यह जंग जीतना उतना आसान नहीं है। यह लड़की तो मुझे परछाई भी नहीं छूने देती। इस उठापटक में उसके पिता भी दूर छिटकने लगे हैं। मैंने एक संकल्प लिया था, घर का वातावरण जब तक सहज और सामान्य नहीं हो जाता तब तक हम ना तो किसी रिश्तेदार को आमंत्रित करेंगे और ना स्वयं कहीं जाएंगे। जब भी जाना होगा तीनों साथ जाएंगे। रिश्तेदारों का तो वैसे भी कोई खतरा नहीं था। माँ जी की मृत्यु के बाद मेहमानों का सिलसिला वैसे भी थम गया था। खाली घर में दीवारों से सिर फोड़ने कौन आता। इन्हें भी किसी के यहाँ जाने या बुलाने का चाव नहीं रह गया था। पर कहीं बाहर जाने के लिए वे अकुला उठे थे। घर में हमेशा एक अव्यक्त तनाव बना रहता, जिससे इनका मन घर से भागने को होता था। यूं तो बिटिया रानी हमारी किसी बात में दखल नहीं देती थी, पर उसकी यह अपेक्षा ही मन पर बोझ बन जाती थी। पर कहीं जाना भी तो आसान नहीं था। हम लोग कहीं पिक्चर या पार्टी में भी जाते तो मेरा मन अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता। शहर से दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। निकी को क्या हर बार सहेली के यहाँ भेजा जा सकता है? उसे ही यह अच्छा क्या लगता होगा? घर पर उसे नौकरों के भरोसे छोड़ना भी तो संभव नहीं था। लोग बाग मखौल नहीं उड़ाएंगे। तुम हर बात में उसकी बात बीच में क्यों ले आती हो? ये झल्लाते। लेकिन उसे एकदम नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। मैं समझाती। आखिर एक दिन मैंने कह ही डाला, आप ही ने तो कहा था यह शादी आप सिर्फ बिटिया के लिए कर रहे हैं। हाँ कहा था, ये चीखे। तो क्या इसी की सजा दे रही हो तुम मुझे? और फिर 2 दिन तक बच्चों की तरह मुंह फुलाए घूमते रहे। इन्हें इस तरह नाराज करके जिसे मनाने का मैं प्रयत्न कर रही हूं, वह मुझे जरा भी लिफ्ट नहीं दे रही थी। मेरा हर प्रयास विफल हो रहा था। गृह प्रवेश के दूसरे दिन तड़के मेरी आंख खुल गई। श्रीमान जी गहरी नींद में सो रहे थे। सोचा अपने लिए फर्स्ट क्लास चाय बना ली जाए। कल का पूरा दिन मानसिक उहापों में और औपचारिकताओं में बीत गया। एक बार भी चाय का मजा नहीं आया। रसोई में जाते हुए देखा निक्की के कमरे की लाइट जल रही थी। सोचा दोस्ती के लिए अच्छा मौका है। उसके पिताजी भी साथ नहीं हैं। मैंने फटाफट 2 कप चाय बनाई और दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। निक्की। दरवाज़ा इस तेज़ी के साथ खुला कि मैं सहम कर 2 कदम पीछे ही हट गई। फिर संभलते हुए मैंने कहा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी तो सोचा कि सुबह की चाय निक्की के साथ ही पी जाए। मेरा नाम पारुल है। पापा श्री ने शायद आपको बताया नहीं। ओह सॉरी। अपमान के उस घूंट को किसी तरह पीते हुए मैंने कहा, अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? आज तुम्हारी पसंद का ही नाश्ता बनाते हैं। मेरी चिंता रहने दो, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मेरा नाश्ता रामधन बनाएगा। आप तो जिनकी सेवा के लिए आई हैं उन्हीं का ख्याल करें। मेहरबानी होगी। मन हुआ कह दूं, पगली मैं तो तेरे लिए इस घर में आई हूँ। तेरे पापा मुझे तेरे लिए ही तो ब्याह कर लाए हैं। पर वे जिस तरह काट खाने को दौड़ रही थी, वहाँ ऐसी कोमल अनुभूतियों के लिए कोई गुंजाइश ही कहाँ थी। इसके बाद मैंने उसे जब भी पुकारा या जब भी उल्लेख किया तो पारुल कहकर ही किया। 1-2 बार तो इन्होंने भी कहा, अरे मैं तो भूल ही चला था कि इसका नाम पारुल है। इसीलिए तो मैं कहती, इसीलिए तो मैंने ठान लिया है कि उसको उसके असली नाम से ही बुलाऊंगी। इतना प्यारा नाम है और आपकी देखा देखी सब उसे निकी कहे चले जाते हैं। कोई बच्ची है अब वो। चाय वाले प्रसंग की कड़वाहट भूलने में मुझे 2-4 दिन लगे। उसके बाद मैंने फिर कमर कस ली। उसकी अनुपस्थिति में एक दिन मैंने उसके कमरे का मुआयना किया। यह ठीक वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। उसे तरतीब करने की कोशिश में मेरे पूरे 3 घंटे खर्च हुए। मैंने पहले तो उसका बिस्तर ठीक किया, पलंग की चादर बदली, फिर खिड़कियों के पर्दे बदले।
यहाँ वहाँ बिखरे कपड़ों को समेटा, धुले अनधुले कपड़ों को अलग किया, मेज पर फैली किताब कॉपियों को करीने से सजाया जमाया, ड्रेसिंग टेबल का शीशा साफ किया, शीशियों के ढक्कन यथास्थान रखे, स्टूल पर कैसेट्स के ढेर को स्टैंड में फिट किया, बाथरूम में नई साबुदानियां रखी, गीले तौलिए सूखने के लिए फैलाए। इतना सब करने के बाद लक्ष्मी को झाड़ू लगाने की आज्ञा देकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। थक तो गई थी मैं, पर मन प्रसन्न था। सोचा पारुल भी देखेगी तो उसका जी खुश हो जाएगा। मुंह से चाहे कुछ ना कहे, मन ही मन एहसास तो होगा कि माँ भी कोई चीज़ होती है। ठीक 4 बजे उसकी लूना गेट के अंदर दाखिल हुई और मैं उठकर बैठ गई। पता नहीं किस अव्यक्त अनुभूति से मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। रोज की तरह वह सीधे अपने कमरे में गई और दूसरे ही क्षण वह मेरे सामने थी। धन्यवाद, उसने कहा, पर उसकी आंखें और उसका स्वर उस धन्यवाद को समर्थन नहीं कर रहे थे। आपने मेरे कबाड़ खाने को कमरे की शक्ल देने की कोशिश की, इसके लिए मैं आभारी हूं, पर भविष्य में ये कृपा दृष्टि न कीजिएगा प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वह उल्टे पांव कमरे में लौट गई। शोभ और अपमान से सुलगती मैं पता नहीं कब तक वहीं बैठी रही। अपमान की यह आवृत्ति तो पता नहीं कितनी बार हो चुकी है। उस दिन घर में कथा थी। रामधन का ही आग्रह था कि शादी के उपलक्ष्य में और कुछ नहीं तो एक कथा ही हो जाए। उसने खुद बोल रखी थी कि साहब का घर बस जाएगा तो कथा करवाऊंगा। उसके संकल्प का मान तो रखना ही था। बड़े उत्साह से मैंने सारी तैयारी की। इस घर में हालांकि कोई वातावरण नहीं था, पर माँ के यहाँ तो नित्य पूजा पाठ की परंपरा थी। सुबह शाम ठाकुर जी की आरती होती थी। धूप अगरबत्ती की महक से सारा घर सुवासित हो जाता था। मंत्रोच्चार से एक मंगलमय पवित्र वातावरण की सृष्टि होती थी। अपने उस परिवेश को उस दिन के लिए मैंने इस घर में भी जीवित कर लिया। बड़े मनोयोग से पूजा स्थल को सजाया संवारा, सुंदर अल्पना से अलंकृत किया। माँ जी की अलमारी से पूजा के सारे उपकरण निकालकर उन्हें चमकाया। बड़े उत्साह से प्रसाद बनाया, विधि विधान से पूजा हुई, कथा बाँची गई। और जब आरती का समय आया तो पता नहीं क्यों मुझे दुर्बुद्धि हुई और मैंने लक्ष्मी से कहा, बिटिया को आवाज़ दे दो, आरती हो रही है। बिटिया रानी कमरे से अवतीर्ण हुई, जीन्स और लूजर, उसकी रोज की पोशाक पहनकर। जीन्स और लूजर, जिसे देखकर मैं अवाक रह गई। उसकी रोज की पोशाक, पर पता नहीं क्यों पंडित जी के सामने जरा संकोच हो आया, और जब आरती लेने का समय आया तो मुझसे रहा नहीं गया। बेटे, जूते पहनकर आरती नहीं लेते। बस वह एकदम पलट कर चली गई। न आरती ली न प्रसाद लिया। मन एकदम खराब हो गया। मेरे ही अनुरोध पर इन्होंने अपने 1-2 मित्रों को सपरिवार खाने पर बुला लिया था। सोचा था जरा उत्सव का वातावरण हो जाएगा, पर उल्टे मातमी सन्नाटा सा छाया रहा। अजीब सा आलम था। मैं उस पर अपना पूरा स्नेह उड़ेल देने को बेचैन थी। अपनी ममता का आंचल फैलाए बैठी थी, लेकिन वह 16-17 साल की लड़की, उसको गोद में लेकर दुलराया तो नहीं जा सकता था। उससे तो दोस्ती ही की जा सकती थी। पर जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने निर्ममता से झटक दिया। जब जब प्यार से उसे कुछ समझाना चाहा, बिच्छू सा डंक मारकर उसने मुझे आहत कर दिया। और कल रात तो हद ही हो गई। महारानी सुबह 8 बजे कॉलेज जो गई तो रात तक लौटी ही नहीं। ये सेमिनार के लिए दिल्ली गए हुए थे। मेरी तो चिंता से जान सूख गई। रामधन से कहा कि पास पड़ोस में कोई सहेली रहती हो तो पता कर लो, पर उसने भी साफ मना कर दिया। बोला बेबी गुस्साती हैं, उसने तो फ़ोन करने से भी मना किया है। पर मेरा मन नहीं माना और मैंने मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमा दिया। 2 जगह तो कुछ पता नहीं चला, पर तीसरी जगह ने बताया कि शायद मैच खेलने गई है, आप इस नंबर पर पता कर लें। नीलम के यहाँ उसकी मम्मी मिली। उन्होंने बताया कि लड़कियाँ खेलने गई हैं, लौटने में देर हो सकती है, चिंता की कोई बात नहीं है, उनका कोच साथ में है, अगर बहुत रात को लौटेंगे तो पारुल को वे अपने यहाँ सुला लेंगी। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर फ़ोन रख दिया। संकोच के मारे ये नहीं पूछा कि क्या खेलने गई है और कहाँ गई है। एक माँ को इतना तो मालूम होना चाहिए। वैसे इतने दिनों में मैं यह तो जान गई थी कि पारुल टेबल टेनिस खेलती है और अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। जानकर सचमुच खुशी हुई थी, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आपको बिना पूछे ही हर जगह जाने की आज़ादी मिल गई। अगर कार्यक्रम ऐन वक्त पर भी तय हुआ था तब भी फ़ोन तो किया जा ही सकता था। रात मैंने कैसे काटी मैं ही जानती हूँ। डॉक्टर घर पर नहीं थे, नहीं तो मैं इतनी रात उसे घर पर ले आती और सारे आदर्शों को ताक पर रखकर खूब खरी खोटी सुनाती। सोचा तो यही था कि सुबह जैसे ही वह घर में दाखिल होगी उसे खूब आड़े हाथों लूँगी, लेकिन यह तो हुआ ही नहीं। उल्टे वही मुझ पर बरस कर चली गई और मैं बस चुपचाप सुनती रही। रात को ये दिल्ली से लौटे तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया, पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उल्टे बड़े लापरवाह ढंग से बोले, हाँ नीलम के यहाँ रह गई होगी, उसकी बड़ी पक्की सहेली है। मुझे बहुत ताव आया।
एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो रात भर जागती रही और दिन भर सुलगती रही। जिनकी बेटी है उन्हें तो कोई चिंता है ही नहीं। फिर अपने पर ही शर्म हो आई। बेटी क्या सिर्फ उन्हीं की है? मैंने तो डॉक्टर कुमार को उनके पूरे परिवेश के साथ स्वीकार किया है। फिर क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बाप की नज़रें जिन्हें पकड़ नहीं पाती, माँ की नज़रें क्या उन खतरों से गाफिल रह सकती हैं? सुबह फिर मैंने एक निश्चय कर ही लिया। पतिदेव को रोज़ की तरह चाय नाश्ता देकर हॉस्पिटल भेज देने के बाद मैं फुर्सत में थी। पारुल कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। लक्ष्मी अभी आई नहीं थी। रामधन रसोई में अंडा फेंट रहा था। मैंने एक लंबी लिस्ट और पैसे पकड़ाते हुए उससे कहा, काका ज़रा बाजार का चक्कर लगाना होगा, तुम्हारे साहब लंबी चौड़ी फरमाइश कर गए हैं। अरे अरे उनको फरमाइश का मौका तो अब लगा है। अब तक तो जो कच्ची पक्की बन गई सो खा लेते थे। वही तो सोचती हूँ कुछ तो उनकी पसंद का बना लूँ। आप ज़रा झटपट सामान ला दो। अभी हाल जात हैं, बिटिया का नाश्ता बना दें। वह तो मैं बना लूँगी, कहकर मैंने तुरंत गैस जलाकर फ्राइंग पैन चढ़ा दिया। अब अंडे का कटोरा मेरे हवाले करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। बेचारे चुपचाप झोला उठाकर चले गए। अब मैदान साफ था। धावा बोलने का यही सुनहरा मौका था। मत चूके चौहान, मैंने अपने आप से कहा और इष्ट देव का जाप करते हुए दरवाजे पर नॉक किया। खुला है, वह हमेशा की तरह चीखी। नाश्ते की सजी हुई ट्रे लेकर मैंने कमरे में प्रवेश किया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। शीशे में मेरा प्रतिबिंब देखते ही चौंक पड़ी। आप? हाँ। नाश्ते की ट्रे छोटी टेबल पर रखते हुए मैंने सहज स्वर में कहा, रामधन ज़रा ज़रूरी काम से बाजार गया है। मैंने ऑमलेट बनाने की कोशिश की है, देखना ज़रा ठीक से बना तो है ना? वह तुनक कर बोली, आपने क्यों तकलीफ़ की? मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि। मुझे याद है, मैंने उसे टोकते हुए कहा, पर वो क्या है ना बिटिया रानी कि तुम्हारी बदकिस्मती से तुम्हारे पापा मुझे ब्याह कर लाए हैं। इस रिश्ते से अब घर के हर कमरे पर मेरा हक हो जाता है और घर के हर सदस्य की भूख प्यास देखना मेरा फर्ज बन जाता है। वह चकित थी। मुझे आतंकित करने का उसका प्रयास व्यर्थ हो गया था। खींचकर बोली, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? बताती हूँ, मैंने इत्मीनान से पलंग पर बैठते हुए कहा, क्योंकि जो बात मैं कहने के लिए आई हूँ उसे कहे बिना तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरा कमरे में आना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम मुझे शांति से सुन लो ताकि तुम्हें भी जल्दी छुटकारा मिले और मैं भी अपना काम देखूं। शोभ, आश्चर्य और हताशा के मिले जुले भाव चेहरे पर लिए हुए वह सामने वाली कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। बोलिए। ये हुई ना बात, तो अब सुनो। कल तुम गुस्से में थी, मैं भी नौकरों के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज एक बात ध्यान से सुन लो। जब भी तुम कहीं बाहर जाओ या तुम्हें कहीं बाहर जाना हो या आने में देरी की संभावना हो, घर पर बताकर जाया करो। अगर समय पर प्रोग्राम बने तो फ़ोन कर दिया करो। परसों वाला किस्सा दोबारा रिपीट ना हो। यह आपका हुक्म है, ऐसा ही समझ लो। मैं ऐसे हुक्म मानने की आदी नहीं हूँ। मानना पड़ता है पारुल, तुम तो हॉस्टल में रह चुकी हो, जानती हो वहाँ भी एक डिसिप्लिन होता है। फिर यह तो घर है। घर है तभी तो, यहाँ तो आज़ादी से रहने दीजिए। आज़ादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता बेटे। घर में तो अनुशासन बेहद ज़रूरी है। हॉस्टल में तो एक वार्डन होती है, परंतु घर में तो हम स्वयं ही अपने नियामक होते हैं। क्यों? घर में आप हैं तो? उसने चिढ़कर कहा। आप तो घर को भी जेल बनाकर रख देंगी। जेल? और क्या? कौन सी कसर छोड़ी है आपने? जेल से भागे हुए कैदी की तरह ही मेरा पीछा किया है। पता नहीं कितनों को फ़ोन किया था उस रात। इससे तो अच्छा था पुलिस में रिपोर्ट करा देती। उफ, मुझे तो अपने फ्रेंड्स के सामने भी आंखें उठाते हुए शर्म आ रही थी। कहते कहते सचमुच ही वह रुआंसी हो आई थी। कमाल है पारुल, तुम्हें इसलिए शर्म आ रही है कि हमने तुम्हारी खोज खबर ली, तुम्हारा पता ठिकाना जानने की कोशिश की। अगर हम तुम्हारी ओर से लापरवाह होकर बैठ जाते तो तुम्हें अच्छा लगता? इससे क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती? नहीं बेटे, इससे इज्जत बढ़ती नहीं, घटती है। शर्म की बात यह नहीं कि घर पर किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। शर्म की बात तो तब होती जब तुम दिन भर गायब रहती और कोई तुम्हें तलाश न करता। तुम इतनी फालतू नहीं हो पारुल, तुम इस घर की लाडली बिटिया हो। अच्छा खैर, अब नाश्ता कर लो। उस दिन नाश्ता अनछुआ ही रह गया। लक्ष्मी ने ट्रे मेरे सामने रखकर बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा। मैंने कोई लिफ्ट नहीं दी और लापरवाही से कहा, आज मैंने बनाया था ना, अच्छा नहीं बना होगा। कोई बात नहीं, कैंटीन में खा लेगी, वहाँ तो सब चीज़ें मिलती हैं। आलोचना का इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाने पर लक्ष्मी उदास हो गई। फिर बड़ी देर तक रामधन के साथ खुसर पुसर होती रही। शायद रामधन ने बताया भी हो कि आज बहूजी ने ज़बरदस्ती अपने हाथ का नाश्ता खिलाना चाहा था, तभी बेबी भूखी चली गई। जो भी हो, 4-5 दिन तक वह यूं ही अनमनी बनी रही। खाना भी ऐसा वैसा ही खाती रही। रामधन मनुहार भी करता रहा। मैंने भी ध्यान न दिया, न मनाने की कोशिश की।
मैं वह सीमा पार कर चुकी थी। अब पहल उसे ही करनी थी। मैं केवल प्रतीक्षा कर रही थी, एकदम तटस्थ भाव से। पर मेरी यह तटस्थता कितनी सतही थी, इसका शीघ्र ही मुझे पता चल गया। उस दिन सुबह से ही रिमझिम शुरू हो गई थी। जाते समय पारुल रेनकोट के लिए गेट से लौट कर आई थी, यह मैंने देखा था। ये जब लंच करने के लिए आए, पानी तब भी बरस रहा था, पर हल्का था। हम लोग खाना खाकर लेटे ही थे कि बारिश तेज हो गई। 3 बजे तक तो उसने घनघोर रूप धारण कर लिया। देखिए तो कैसा धुआंधार बरस रहा है। सावन का महीना है, अब नहीं बरसेगा। मुझे तो पारुल की चिंता हो रही है। कॉलेज भी तो मरा दूसरे शहर के दूसरे छोर पर है। रेनकोट लेकर गई है ना? ओफो, ये पानी तो देखिए, ये क्या रेनकोट के बस का है? तिस पर वह लूना से गई है, पूरी भीग जाएगी। तो घर आकर कपड़े बदल लेगी। आप तो कमाल करते हैं। तो मुझे क्या करने को कहती हो? उसे जाकर ला नहीं सकते? जरूर ला सकता हूं, पर जानती तो हो वह लड़की कैसी तूफान है। मैं चला भी जाऊं तो क्या वह मेरे साथ आएगी और लोगों के सामने मेरा तमाशा बन जाएगा। और देखो, कहीं फोन मत करना, उस दिन जैसा नाटक हो जाएगा। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैंने चिढ़कर कहा। कैसे बाप हैं आप? पानी ही बरस रहा है, कोई प्रलय नहीं आया है जो तुम इतना परेशान हो रही हो। उसकी बहुत सी सहेलियां वहीं आसपास रहती हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं भी रुक जाएगी। नाउ रिलैक्स। किसी के रिलैक्स कह देने से क्या होता है? मेरी चिंता तो वैसी की वैसी ही बनी रही। पता नहीं कितनी बार तो मैंने दरवाजे के चक्कर लगाए होंगे, पर पता नहीं और कितनी बार तो कहा होगा, लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है। शाम को पानी का जोर थोड़ा कम हुआ, पर लड़की का कहीं पता नहीं था। मेरी व्यग्रता और बढ़ गई थी। सोच लिया कि अगर 7 बजे तक वह नहीं लौटी तो उसके पिता की गाड़ी निकालनी ही होगी। मैं घड़ी की सुइयों पर ही नजरें गड़ाई थी कि रामधन की आवाज़ सुनाई दी। बहू जी, बेबी आ गई। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। देखा, लथपथ चली आ रही है, साथ में 2 मूर्तियां और हैं। लीजिए साहब, संभालिए अपनी अमानत। अरे ऐसा तूफान मचाया है कि बस बरसते पानी में आना पड़ा। पागल, मैंने पारुल को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अपने साथ आंटी को भी गीला कर दिया। फोन कर देती, पापा खुद आकर लेवा लाते। उसने मुझसे नहीं कहा बहन जी, वह तो अकेली ही आ रही थी। पर बताइए, जवान जहान लड़की को ऑटो में अकेले कैसे भेज दें? जमाना कितना खराब चल रहा है। लड़कियों को तो कुछ कहो तो बुरा लगता है, पर आप ही बताइए। आप भीतर तो आइए, ऑटो खड़ा है, उसे मैं विदा कर देती हूँ। ये आपको छोड़ाएंगे। पारुल, तुम जाकर झटपट कपड़े बदलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। पारुल अपने कमरे में चली गई और भीतर जाकर मैंने रामधन को अदरक वाली चाय बनाने का आदेश दिया। लक्ष्मी के हाथ ऑटो के पैसे भिजवाए, इन्हें तैयार रहने की सूचना दी और फिर 2 तौलिए लेकर बाहर आ गई। तब तक माँ बेटी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। मुझे लगा कि आगंतुक महिला भीतर आने को उत्सुक ही थी, तभी तो जरा से अनुरोध पर ही मान गई। डॉक्टर साहब आज शायद घर पर ही हैं? उन्होंने पूछा। जी हाँ, रोज तो 6 बजे ही निकल जाते हैं, आज पारुल की वजह से रुक गए। उसे लेने ही जा रहे थे, पर पता नहीं था कि कहाँ पर है। सब की सब हमारे घर पर ही इकट्ठा हो गई थी। मैंने भी वीसीआर लगा दिया था, वही मैंने प्यार किया। पता नहीं कितनी बार देखी हैं ये लोग, पर आज तो पिक्चर आधी ही नहीं हुई कि सब की सब खड़ी हो गई। पारुल तो एकदम सड़क पर चल दी, बड़ी मुश्किल से रोका उसे मैंने और साथ ले आई। बहुत डरती है आपसे? जी नहीं जी, डर तो होना ही चाहिए, चोट माँ की हो या बाप की, लड़कियों को थोड़ी दहशत तो होनी चाहिए। जी दरअसल चिंता हो जाती है, मैंने मिमियाते हुए कहा। एक बार पता रहे ना कि कहाँ है तो फिर कोई बात नहीं, पर यही तो मैं इनसे कह रही थी, घर में माँ होने से बहुत फर्क पड़ता है। भले ही वह मम्मी, उनके सौतेली कहने से पहले ही लड़की ने डपट दिया। मम्मी, तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस बोलते ही चली जा रही हो। डरवर की कोई बात नहीं है। दरअसल उसकी गीतांजलि और शाहीन से झड़प हो गई थी, इसलिए वह पिक्चर छोड़कर चल पड़ी थी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला, क्या हुआ था? मम्मी की आंखें उत्सुकता से फैल गई। बिटिया ने हताश होकर मेरी ओर देखा, फिर संक्षेप में बताया। अरे वो गीता और शाहीन है ना, बहुत नाटक करती हैं। खुद ही पिक्चर लगाने को कहा और फिर खुद ही बीच में उठकर खड़ी हो गई, बोली देर हो रही है, घर जाएंगी। पारुल ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, घर तो सभी को जाना है। तो दोनों कहती क्या हैं? तुम्हारी बात अलग है, तुम तो फ्री बर्ड हो, घर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, लेकिन हमारी अम्मी लोग तो हमारी जान ही ले लेंगी। बस पारुल को ताव आ गया, यही बात थी। अच्छा हुआ कि उसी समय चाय आ गई और मैं प्रस्तुत घटना पर टिप्पणी करने से बच गई।
चाय पीते ही बिटिया उठ खड़ी हुई। मजबूरन माँ को भी उठना पड़ा। मैंने इन्हें आवाज़ दी। तब तक पारुल भी कपड़े बदलकर आ गई थी। पानी अभी थमा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने मेहमानों को दरवाजे से ही विदा किया। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। तब हम लोग भीतर आए। देखा पारुल के बालों में अब भी पानी टपक रहा है। मन हुआ उसके कंधे पर पड़ा टॉवल खींचकर उसके सिर को अच्छी तरह से पोंछ दूं, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही हल्की चपत लगाई थी उसे। शायद वह मेरी अतिशय व्यग्रता का परिणाम था। बाल ठीक से सुखा लो पारुल, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। अपना ड्रायर भिजवा दूं क्या? वह सिर्फ मुझे देखती रही। अच्छा पहले गर्मा गर्म चाय तो पी लो, काका ने अदरक डालकर बहुत बढ़िया चाय बनाई है। चाय मैं कमरे में पी लूंगी, उसने मेरे हाथ से कप लेते हुए कहा। फिर जाते हुए दरवाजे में ठिठक कर बोली, थैंक यू मम्मी। मैं खुश थी और चकित भी। रात को इच्छा हुई कि यह सुसंवाद इन्हें भी सुना दूं, पर अपने को रोक लिया। क्या पता यह उपलब्धि क्षणिक ही हो। हम खुद समझ नहीं पाते, पर हमारे अवचेतन में एक अदृश्य कंप्यूटर लगा होता है जो अपने आसपास की आवाज़ों को नोट करता रहता है। उसमें ज़रा भी व्यतिक्रम हो जाए तो मन चौंक उठता है। उस दिन ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे लूना की चिर परिचित आवाज़ कानों में नहीं पड़ी तो मन बेचैन हो उठा। फिर सोचा, मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, लूना तो कल घर आई ही नहीं। किचन में जाकर रामधन से कहा, काका बेबी तैयार हो जाए तो ऑटो ले आना, लूना घर पर नहीं है। बेबी तो शायद कॉलेज नहीं जा रही है, रामधन ने उत्तर दिया। क्यों, तबीयत खराब है क्या? का पता, पड़ी तो है। नाश्ता किया था? हाँ थोड़ा मोड़ा नाश्ता किए था। मैं पलटकर उसके कमरे की ओर चल दी, पर रास्ते में ही ठिठक गई। मेरा कमरे में जाना उसे पसंद आएगा? झिड़क तो न देगी, पर अब बीच रास्ते में से लौटूंगी तो नौकरों के उपहास का पात्र बनूंगी। पारुल, मैंने नॉक किया। जी कड़ा करके सीधे कमरे में ही दाखिल हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कॉलेज नहीं गई ना, इसी से पूछा। मैंने अपनी अनाधिकार चेष्टा की सफाई देते हुए कहा। मुझे लगा कि अब वह कहेगी नहीं गई तो आपसे मतलब, पर वैसा नहीं हुआ। क्षीण स्वर में बोली, यूं ही नहीं गई, सिर ज़रा भारी लग रहा था ना, सोचा आज छुट्टी ही सही। सिर तो भारी होगा ही, कल कितना भीग गई थी तुम। रात को याद ही नहीं रहा, पापा से एक आध गोली ले लेती तो ठीक रहता। वैसे गोली लेने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जुकाम तो शायद अपनी मियाद पूरी करके ही पिंड छोड़ता है। हाँ दवाई लेने से थोड़ा रिलीफ ज़रूर हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चला कि बात कहते हुए मैं कब उसके पास पहुंचकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी थी। जब होश आया तो देखा मेरा वह स्पर्श उससे सहा नहीं जा रहा था। उसके होंठ कांप रहे हैं और उसकी दोनों हथेलियों से आंखें ढांप रखी हैं। बीमारी की दशा में किसी का स्नेहिल स्पर्श क्या कयामत ढाता है, यह मुझे मालूम है। वह दिलेर लड़की मेरे सामने रोएगी नहीं, यह भी मैं जानती थी। इसीलिए मैंने कहा, काका ने बताया कि तुमने ठीक से नाश्ता नहीं किया है, देखो मैं अभी फर्स्ट क्लास कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, पीते ही तुम्हारी सुस्ती उड़नछू हो जाएगी। मैंने जानबूझकर किचन में काफ़ी देर लगा दी। उसका सुबह का नाश्ता एक तरह से अनछुआ ही पड़ा था। मैंने साबूदाने के पापड़ और आलू के चिप्स तले, थोड़े से मखाने में भी घी में भूने और फिर कॉफ़ी के साथ सारा सरंजाम लेकर उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। मेरा अंदाज़ा सही था। जब वह बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा और आंखें दोनों धुले धुले से थे। थैंक यू मम्मी, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मन हुआ कि उससे कहूँ, माँ को यूँ बार बार धन्यवाद नहीं देते, पर अपने आप को रोक लिया। मम्मी कह देने से ही कोई माँ नहीं हो जाती। जिस दिन वह मन से मुझे माँ कहना स्वीकार करेगी, औपचारिकता की यह दीवार अपने आप टूट जाएगी। रामधन काका गाड़ी चला लेते हैं ना? हाँ क्यों? तुम एक चिट्ठी लिखकर दे दो तो वे गाड़ी उठा लाएंगे। वैसे नीलम की मम्मी उन्हें पहचानती तो होगी ना? लेकिन नीलम के यहाँ क्यों जाएंगे, गाड़ी तो छाया के यहाँ है। तो कल जो आई थी वो छाया थी? और क्या, उसी का घर तो कॉलेज के पास पड़ता है, इसीलिए गाड़ी वहाँ रख देती हूँ। वह तो बेचारी बहुत अच्छी हैं, पर उसकी मम्मी, शी इज़ सच अ बोर। और उन्हें आपने नीलम की मम्मी समझ लिया? ओह नो, नीलम सुनेगी तो सिर पीट लेगी। तुम्हारे पापा भी सिर पीट रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ फंसा दिया मुझे। पूरे रास्ते वो 1 मिनट को भी चुप नहीं हुई। बेचारे, उनकी तो औरतों की बकझक सुनने की आदत भी छूट गई है। उनके लिए तो अच्छा खासा ओवरडोज हो गया होगा, है ना? और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बात ज़रा सी थी, पर हम दोनों हंसी से लोटपोट हो गई। मेरे तो गले में फंदा ही पड़ गया। इस घर में आने के बाद
पहली बार मैं इतना खुलकर हंसी थी। पारुल को भी मैंने पहली बार हंसते हुए देखा था। लगा यह हंसी हमारी छाती में पता नहीं कब से जमी हुई थी। गलती मेरी ही थी। हंसी का दौर थमते ही उसने कहा, मुझे ठीक से इंट्रोड्यूस करवाना था, पर मेरा मूड उस समय इतना ऑफ हो रहा था। हाँ, नीलम ने, मेरा मतलब है कि छाया ने बताया था। वह चुप रही। पर उसकी मम्मी क्या समझी पता है? उन्हें लगा कि तुम मेरे डर से जल्दी घर भाग रही हो। ओह गॉड, शी इज़ इम्पॉसिबल। मैं एकदम गंभीर हो आई। सोचा, जो बात मन में इतने दिनों से घुमड़ रही है उसे कह डालने का यही मौका है। हम दोनों के बीच ऐसे तरल क्षण पता नहीं फिर आए कि ना आए। पारुल, एक बात कहूँ? मेरे संजीदा अंदाज पर वह चौंक पड़ी। बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी पारुल। मुझ में और जो भी दुर्गुण हो, मैं डरने की चीज़ नहीं हूँ। मुझसे तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं है। आप छाया की मम्मी को इतना सीरियसली लेने लगेंगी तो हो चुका। तुम गलत समझ रही हो। छाया की मम्मी ने तो बस इतना ही किया है कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। तुम ये डर अपने मन से एकदम निकाल दो पारुल कि मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हिस्सा बांटने आई हूँ। जायदाद का मुझे कोई लोभ नहीं है। मुझे तो एक घर, एक जीवन साथी की तलाश थी। वह मुझे मिल गया। साथ ही एक प्यारी सी बिटिया भी मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इत्मीनान रखो, मैं तुमसे तुम्हारे पापा का प्यार भी नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं तो अपने हिस्से का प्यार भी तुम्हें देना चाहती हूँ। वह कुछ देर तक मुझे एकटक देखती रही, फिर धीरे से बोली, जायदाद की बातें तो मैं समझती नहीं। जहाँ तक पापा के प्यार का सवाल है, आप सारा का सारा ले सकती हैं। उसमें मेरा हिस्सा कभी नहीं रहा। मैं तो स्तब्ध रह गई। इतनी छोटी सी लड़की और कितनी बड़ी बात कह गई। कितनी बड़ी और कितनी कड़वी। बेटे, मैंने उसे सहलाते हुए कहा, प्यार जताना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। खासकर पुरुष तो इस मामले में बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। अपने प्यार का प्रदर्शन करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। क्या इसीलिए उनके प्यार पर शक करना चाहिए? अगर वे गुस्सा जता सकते हैं तो प्यार जताने में परहेज क्यों करते हैं? प्लीज़ मम्मी, आप उनकी वकालत मत कीजिए। उन्हें मैं आपसे बहुत पहले से जानती हूँ, उन्हें भी और उनके सब चहेतों को भी। इस घर में मुझे जितना प्यार, जितनी नफरत मिली है, सब मेरे मन में दर्ज है। वक्त आने पर मैं अपना हिसाब बराबर कर लूँगी। आवेश से तमतमाया उसका चेहरा देखकर मुझे दहशत सी होने लगी। इतनी सी बच्ची और मन में इतना विष। अच्छा नहीं लगा। पारुल की हम उम्र भांजियाँ और भतीजियाँ याद आईं, जो तितली की तरह उड़ती फिरती हैं। जीवन का कोई सुख दुख उन्हें ज़्यादा देर तक व्यापता नहीं। और यह लड़की, कितनी गांठें हैं इसके मन में। सहज स्नेह से वंचित बचपन इसे एकदम खूंखार बना गया है। प्यार तो मुझे बस एक ही ने किया था, उसने जैसे अपने आप से कहा। वही थी जिसने मुझे ममता का अर्थ समझाया, पर लोगों से तो वह भी नहीं देखा गया। मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं रहता है ना पारुल। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रही, वह तो नक्कर बोली। उनके प्यार का स्वाद तो मुझे याद तक नहीं। मैं तो दिद्दा की बात कर रही हूँ। दिद्दा? हाँ, मेरी आया थी वह, पर मेरे लिए तो माँ ही थी। उसने मेरे लिए वह सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। मेरी पूरी दुनिया थी दिद्दा। मेरी ढाल थी, मेरा कवच थी। उसके रहते कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। फिर वह चली क्यों गई? वह क्यों जाती? परम पूजनीय दादी जी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। इसलिए ना, इसलिए बीमारी का बहाना बनाकर उसे निकाल दिया, बाहर कर दिया। कितनी बड़ी थी तुम उस समय? यही कोई 8 साल की। दिद्दा को भेज तो दिया, पर दादी से क्या कुछ संभलता था। मुझे फिर उठाकर नानी के यहाँ पटकाए। नानी बेचारी तो बिस्तर से लगी थी। घर में मामी का राज था। उन्होंने सुबह शाम जली कोटी सुनाकर मेरा खून सुखा डाला। फिर साल भर बाद वापस छोड़ गई कि हमारे बस का नहीं है। फिर बुआ जी का आगमन हुआ। अब बुआ जी से मिली हैं? नहीं तो ज़रूर मिलिएगा, जी खुश हो जाएगा आपका। दादी की ट्रू कॉपी हैं। उन्हें तो लगा शायद उन्हें रिमांड होम का वार्डन बनाकर भेजा गया है। आते ही शुरू हो गई। 6 महीने में मैं भी तंग आ गई। दादी से भी देखा नहीं गया तो बोली, लड़की को उठाकर हॉस्टल में डाल दो। पापा पापा तो ठहरे श्रवण कुमार। माँ की बात टालने का सवाल ही नहीं था। कितनी बड़ी थी तुम तब? 12वां साल चल रहा था। घर छोड़ने का दुख तो क्या होता। हाँ, हॉस्टल की सख्ती रास नहीं आई कुछ दिन, फिर आदत पड़ गई। लेकिन जैसे ही पापाश्री को पता चला कि इसे हॉस्टल लाइफ रास आ गई है, घर ले आए। आप कहती हैं कि वे मुझे प्यार करते हैं, तो एक बार तो उन्होंने पूछा होता कि निकी, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? किसके पास रहना चाहोगी? कहाँ रहोगी? बस मनमानी करते रहे।
जैसे निकी ना हुई, कोई गुड़िया हो गई, जहां चाहो पटक दो। ये आखिरी बात कहते कहते उसका आवेश रुलाई में बदल गया था। मैं विस्मित थी। समझ नहीं आ रहा था, कभी सोचा भी न था कि यह नन्ही सी जान अपने अंदर इतना दुख, इतनी वेदना, इतना आक्रोश समेटे है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक ही सांस में वह मुझसे यह सब कुछ कैसे कह गई। पर यह सब अनजाने में ही हुआ होगा। यह दुख बरसों से उसके मन में कुंडली मारे बैठा होगा। निश्चित ही अपनी सखी सहेलियों से उसने कभी अपना दर्द बांटा नहीं होगा, नहीं तो उसमें इतना आवेग न होता। अपनी हमजोलियों के बोध में तो उसकी प्रतिभा एक दिलेर लड़की की है। उनके सामने वह अपनी करुणा गाथा कभी नहीं दोहराएगी। मेरे सामने भी वह इतना नहीं खुलती, पर अपने पापा के प्रति गुस्से का इजहार करते करते वह कब भावुक हो आई, उसे खुद ही पता नहीं चला। पारुल, मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहूं कि वे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल से ले आए हैं, तो क्या विश्वास करोगी? उत्तर में उसने मुंह बिचका दिया। रात को मैंने इनसे पूछा, सुनिए, वो दिद्दा के बारे में आप कुछ बता सकेंगे? अच्छे भले सो रहे थे, एकदम से उठकर बैठ गए। आंखें ऐसे जल उठी मानो कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। समझ गई, लड़की ने यह तेवर बाप से ही लिए हैं। उसका भी गुस्सा नाक पर ही तो रखा रहता है। क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? क्यों जानना चाहती हो? ये गुर्राए। बस यूं ही जरा सी क्यूरियोसिटी थी। देखो, तुम्हारा समय नहीं कटता तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर किसी क्लब में जाना शुरू कर दो, लेकिन ये नौकरों चाकरों में बैठकर गप्पे लड़ाना बंद करो। स्तब्ध रह गई मैं। इस तरह भी कोई मुझसे बात कर सकता है? मुझे भी ताव आ गया। डॉक्टर कुमार, याद रहे कि मैं कोई 16-17 साल की ब्याली नहीं हूं। आपको मेरी डिग्रियों का ध्यान नहीं रहा, ठीक है। मेरा सीनियर लेक्चरशिप को भी नजरअंदाज कर दिया, ठीक है, पर मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या इस उम्र में मुझे दूसरों से रहन सहन के तौर तरीके सीखने होंगे, अदब कायदे जानने होंगे? वे जैसे जमीन पर आ गिरे। सॉरी डार्लिंग, बेवजह ऑफ हो गया था, उन्होंने अपराध भाव से कहा। बाद में उन्होंने मुझे कुरेदने की बहुत कोशिश की, पर मैं चुप बनी रही। एक बात उसी समय तय हो गई थी, पारुल की आया के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो मैं इनसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बेवजह ऑफ नहीं हुए थे। हमारी उस छोटी सी अंतरंग बातचीत के बाद पारुल में एक सुखद परिवर्तन आ गया। जबरदस्ती ओढ़े अकेलेपन से वह एकाएक घबरा उठी। मैं किचन में होती तो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें सुनाती, लेक्चरर्स की नकलें उतारती। मैं सुनती और सोचती, कम से कम इस काम के लिए तो माँ का घर में होना जरूरी है, नहीं तो बच्चा किसके सामने अपना जमा खर्च खोलेगा, किसे अपनी विजय गाथा सुनाएगा, किससे अपनी व्यथा कथा कहेगा? अगर कोई सुनने वाला ना हुआ तो तरस जाएगा बेचारा। पारुल भी तो तरस गई थी। उसके मन में कितना कुछ जमा हो पाया था, वही तो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मन का भार हल्का होने से उसके चेहरे का संतप्त भाव भी बिला गया था। एक अपूर्व कोमलता से उसका मुख उद्वासित हो गया था। जब कुछ करने को नहीं होता तो हम दोनों ताश या कैरम खेलने बैठ जाती। रामधन काका हमें चाय और पकौड़े बनाकर देते जाते। एक दिन पारुल ने पूछ लिया, आप रामधन को काका क्यों कहती हैं? बुजुर्ग है ना, फिर इस घर के पुराने नौकर हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, मुझे ये बातें किसी ने क्यों नहीं सिखाई? सिखाने के लिए घर में कोई होना तो चाहिए। क्यों नहीं थे? इतने सारे लोग थे, जिस तिस बात पर डांटते रहते थे, पर कायदे की बात कभी किसी ने नहीं सिखाई। दूसरे ही क्षण उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। बोली, रामधन, मैं भी अब से तुम्हें काका कहूंगी, रामधन काका। रामधन हंस दिया। बेबी की इस सनक को उसने गंभीरता से नहीं लिया, वह लेने लायक थी भी नहीं। बरसों की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हाँ, लक्ष्मी और रामधन से बात करने का ढंग जरूर सौम्य हो गया था, लेकिन पापा से उसकी अभी तक कुट्टी बनी हुई थी। उनकी आहट पाते ही वह अपने दड़बे में घुस जाती थी। एक आध बार उन्होंने हमें साथ बैठे देख लिया था, हंसकर बाद में कहा था, युद्ध विराम चल रहा है। एक दिन प्रसाद दंपति आ गए थे। डॉक्टर प्रसाद कुमार के घनिष्ठ मित्रों में से हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही हंसमुख, खुशमिजाज और मिलनसार हैं। यूं तो पारुल कभी भी मेहमानों के सामने नहीं आती, पर प्रसाद अंकल से उसकी पटती है। वे आते ही उसे खींच कर बाहर निकालते हैं, कॉलेज के हालचाल पूछते हैं, कभी कभी आइसक्रीम खिलाने बाहर भी ले जाते हैं। उनके बच्चों के साथ तो वह एकदम बच्ची बन जाती है। उनका गदबदा छुटकू जो 9 साल के अंतराल से पैदा हुआ है, बड़ा प्यारा है। पारुल तो उस पर जान देती है, दिखते ही लपक कर उठा लेती है। उस दिन भी पारुल ने छुटकू को देखते ही किताब फेंक दी,
फिर रवि, शशि और नन्ही हनी को लेकर सीधे छत पर चली गई। उन लोगों की धमा चौकड़ी की गूंज नीचे तक आ रही थी। दीदी, मिसेस प्रसाद बोली, अब आप भी एक प्यारा सा खिलौना ले आइए। निकी को बच्चों का कितना शौक है, देख रही हैं ना। इस उम्र में बच्चे की कल्पना भी मेरे लिए हास्यास्पद थी। संयत स्वर में मैंने कहा, घर में जो 2 बच्चे पहले से हैं उन्हें तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, नई मुसीबत मोल लेकर क्या करूँगी। कोई मुसीबत नहीं होगी भाभी, अपने आप दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी तो इस तरह भागते नहीं फिरेंगे। और क्या, भाई साहब को जब देखो अपने मरीजों से ही घिरे रहते हैं। दीदी, आप भी कुछ कहती नहीं हैं। अरे भाभी क्या कहेंगी, काम जो इतना फैला रखा है, समेटने में देर तो लगेगी। उस वक्त तो समय काटना एक समस्या थी, अकेला घर काटने को दौड़ता था, इसलिए बेचारा अपने को उलझाए रखता था। मैं दोनों की बातचीत तटस्थ भाव से सुन रही थी। एकाएक पूछ बैठी, आप इन लोगों को कब से जानते हैं डॉक्टर? कब से मतलब? हम लोग तो साथ में पढ़े हैं। तब तो आपने पारुल की मम्मी को भी देखा होगा। हाँ, मैंने तो देखा है, पर शायद संध्या ने नहीं देखा। क्यों डालें? हाँ, हम लोगों की शादी में वह नहीं थी। मैं जब पहली बार माताजी से आशीर्वाद लेने आई थी तो भी वे नहीं थी। तब बिन माँ की उस नन्ही बच्ची को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन वह आया भी गजब की थी भाभी, यह समझ लीजिए कि माँ से बढ़कर थी। इतनी अच्छी आया को उन्होंने क्यों निकाल दिया? यह आपसे किसने कहा? निकाला नहीं था भाभी, उसे टीबी हो गई थी। यहाँ घर में कैसे रखते? इलाज के लिए उसे हॉस्पिटलाइज तो करना ही पड़ा। कुमार ने खुद सारा इंतजाम किया था। जब तक वह ठीक नहीं हो गई, कुमार बराबर उसके इलाज के लिए पैसे भेजता रहा। उसके घर का पता जानते हैं आप? कुमार को मालूम होगा। नहीं, मैं उनसे नहीं पूछना चाहती। आप ही किसी तरह पता लगा सकें तो लगाइए। पता तो खैर टीबी हॉस्पिटल से भी मिल जाएगा भाभी, पर बात क्या है? मैं उसे वापस बुलाना चाहती हूँ। पर क्यों? अब तो वह बहुत बूढ़ी हो गई होगी। निकी को भी अब आया की ज़रूरत नहीं है भाभी। 8-10 साल में कोई इतना बुढ़ाता नहीं। डॉक्टर और निकी को अब भी उसकी ज़रूरत है। उसके अवचेतन में अब भी वह बसी हुई है। उसे खोने का दुख अब भी उसके मन में ताज़ा है। मैं चाहती हूँ वह फिर से यहाँ आकर रहे और पारुल को उसका बचपन लौटा दे। कुमार राजी होगा? वह मेरा जिम्मा रहा। पहले आप पता तो लगाइए। ट्रीट इट एज एन अर्जेंट केस, टॉप प्रायोरिटी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ भाभी, आप निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद लगातार 3-4 दिन तक मैं डॉक्टर प्रसाद के फ़ोन की प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन वे खुद ही आ गए। वह जानबूझकर ऐसे समय आए थे जब उनके मित्र घर पर नहीं थे। मैंने मन ही मन उनकी समझदारी की दाद दी। भाभी, मैंने आपका काम तो कर दिया है, मतलब गंगाबाई का पता तो लगा लिया है, बट आई एम अफ्रेड आप उसे घर नहीं ला सकेंगी। क्या मतलब? मैं उसका पता लेने टीबी हॉस्पिटल गया था। वहीं पता चला कि 6 महीने पहले ही उसे फिर से भर्ती किया गया है, और यह भी पता चला कि इस बार बीमारी बहुत अगले दौर में पहुंच चुकी है। क्या टीबी भी रिलैप्स होती है डॉक्टर? यह तो राज रोग है भाभी। इसे चाहिए अच्छी ग़िज़ा, अच्छी देखभाल। गरीबों के घर पर यह सब कहाँ मयस्सर होता है। फिर अपना कोई होता तो देखभाल करता। वह तो भाई के घर पड़ी हुई थी, वहाँ तो अपने ही खाने के लाले होंगे। गंगाबाई बेचारी तो इन असुविधाओं की आदी भी नहीं है। शुरू से बंगलों में रही है, अच्छा खाया है, अच्छा पहना है। भाभी के पीहर में भी उसकी ठाठ थे, यहाँ भी उसका दबदबा था। दूसरे माहौल में तो वह जी ही नहीं सकती थी। तो क्या वह उनके पीहर से आई थी? हाँ, निकी की देखभाल के लिए उसे बुलवा लिया था। उन दिनों भाभी बीमार चल रही थी ना। उनकी मृत्यु के बाद उसके वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भाभी, एक बात कहूँ? कहिए, मैंने निराश स्वर में कहा। निक्की और दिद्दा को लेकर मैंने पिछले दिनों कितने कल्पना चित्र बनाए थे। अब सब के सब मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। भाभी, मुझे लगता है वह बुढ़िया ज़्यादा दिन तक नहीं खींचेगी। हर डेज आर नंबर्ड। अगर निकी की एक बार उसे मिलवा लिया जाता है तो उसका जी खुश हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं ही ले जाऊंगा उसे। डॉक्टर प्रसाद के साथ पारुल को भेजना कोई मुश्किल नहीं था। उनसे तो पारुल की दोस्ती थी। वादे के मुताबिक वे दूसरे ही दिन आकर उसे ले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने दिवा स्वप्नों में खो गई।
पारुल आज कितनी खुश होगी। उसे लगेगा जैसे उसका बचपन लौट आया है, और जब उसे पता चलेगा कि उसकी बिछुड़ी हुई ममता से पुनः मिलवाने के लिए मैंने ही पहल की है, तो वह कृतज्ञता से भर उठेगी। मन का सारा कलमश धुल जाएगा। प्रसाद अंकल उसे यह भी बताएंगे कि दिद्दा के इलाज का सारा खर्च पापा उठा रहे हैं, तो फिर वह पापा को भी माफ़ कर देगी। और उसके पापा, वे भी कितने खुश होंगे। इस मधुर षड्यंत्र की मैंने भनक तक न लगने दी। अब पता चलेगा तो सिवा प्रशंसा के कुछ नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को लौटने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल शहर से दूर पहाड़ी पर जो था, मुझे लगा था गाड़ी से उतरकर वह सीधे मेरे पास दौड़ी आएगी, मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहेगी, हाय मम्मी, यू आर सो स्वीट। पिछले दिनों हम काफ़ी करीब आ गए थे, फिर भी एक औपचारिक दूरी बनी हुई थी। आज वह भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वह सीधी कमरे में चली गई। शायद अपना भावावेश मुझसे छिपाना चाहती हो। डॉक्टर प्रसाद ज़रूर थोड़ी देर को मेरे पास बैठे। बोले, बहुत खुश हुई बुढ़िया। बार बार बनाए ले रही थी, माथा चूम रही थी, आपको और मुझे भी असीस दे रही थी। लेकिन भाभी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। शी कैन कोलैप्स एनी टाइम। तो अच्छा ही हुआ जो आप लोग हो आए, नहीं तो जिंदगी भर का मलाल रह जाता, मुझे भी और बिटिया को भी। आप ठीक कह रही हैं, उन्होंने उठते हुए कहा। उन्हें विदा करके मैं गुनगुनाती हुई सीधे पारुल के कमरे में गई। मुझे क्या मालूम था कि वह मेरी प्रतीक्षा में भरी बंदूक की तरह तनी बैठी है। मुझे देखते ही फट पड़ी। क्यों भेजा था मुझे वहाँ? किसकी साजिश थी ये? बचपन की एक मीठी सी याद मेरे मन में थी, उसे भी आपने तहस नहस कर दिया। सौतेली माँ है ना आप। मेरा इतना सा सुख भी आपसे सहा नहीं गया, और आप सोच रही हैं कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी पुरानी आया से मिलवा कर बड़ा नेक काम किया। पता नहीं कितनी देर तक वह इसी तरह बड़बड़ाती रही। मैं जड़ मूक बनी उसके आरोपों को झेलती रही। प्रतिवाद करने का या आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने का मेरा साहस न हुआ। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बचपन में इसी औरत ने मुझे पाला है। मुझे तो ये सोचकर भी झुंझुनी हो आती है कि मैं उसकी गोद में खेलती थी, उसके पास सोती थी। उसने बताया कि वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। छी, मुझे तो वहीं उबकाई आने लगी। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसके कपड़े इस कदर बांस मार रहे थे। उफ! उसका दर्द मेरी पकड़ में आ गया। दिद्दा उसके लिए एक मधुर एहसास की तरह थी, पर इस मरणासन्न वृद्धा में उसका कहीं कोई मेल नहीं था। उसका रोग जर्जर शरीर देखकर वह कांप गई थी। उसका स्नेहिल स्पर्श उसे लिजलिजा लगा था। एक तिलिस्म था जो टूट गया था, और अब वह उन किस्सों पर आंसू बहा रही थी। मैं उसे समझाना चाहती थी कि पारुल, वक्त की मार किसी को नहीं बख्शती। हम सब धीरे धीरे काल के उसी अंधकूप की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सब कुछ विरूप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर जीवन की नश्वरता का दर्शन समझने की भी एक उम्र होती है। पारुल तो अभी उम्र के उस दौर में थी जहाँ सब कुछ रसमय और रंगीन होता है। उसके लिए तो भविष्य का अर्थ विकास है, विनाश नहीं। वह इस कड़वे सच को, असुंदर यथार्थ को कैसे स्वीकारेगी? वह फिर लौट गई अपनी उसी कारा में जो उसने स्वयं निर्माण की थी। मैं फिर दूर फेंक दी गई। पहले भी हम दोनों में बोलचाल नहीं थी, पर तब इतना असहज नहीं लगता था। पर एक बार करीब आने के बाद फिर उसी स्थिति में लौट जाना बहुत क्लेशकारक लगता था। उसके पापा अक्सर छेड़े देते, क्यों, युद्ध विराम समाप्त हो गया, संधि वार्ता विफल हो गई? तो मैं गुस्से में भी यह ना कह पाती कि आप ही की नज़र लग गई। बस शर्म से सिर झुका लेती। जीवन फिर पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था, एक रस और निरानंद। घर फिर द्वीपों में बट गया था। इस बीच एक शब्द हम दोनों में से किसी ने नहीं कहा। भैया दूज पर मैंने खास तौर से डॉक्टर प्रसाद के परिवार को आमंत्रित किया, पर उसने किसी बच्चे का टीका नहीं किया। पहले की भांति अब भी वह मुझ पर फुफकारती तो नहीं थी, पर अपनी उपेक्षा से मेरे हर प्रयास को विफल कर रही थी। मेरी 4-5 महीने की लंबी छुट्टी समाप्त होने को थी और मेरा मन फिर से ज्वाइन करने को हो रहा था। इस ऊब से बचने का और कोई उपाय भी तो नहीं था। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसने मुझे समय पर सद्बुद्धि दी, नहीं तो मैं एकदम इस्तीफा देकर ही आ रही थी। ईश्वर से ज़्यादा धन्यवाद तो भैया भाभी का और अपने सहयोगियों को देना चाहिए। उन्हीं लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि फिलहाल लंबी छुट्टी ले लो, और देखो इस उम्र में एडजस्टमेंट बहुत कठिन होता है। नौकरी छोड़ दोगी तो लौटने का रास्ता भी नहीं रहेगा। एक पारुल की बात छोड़ दी जाती तो इस घर में मुझे सुख ही सुख मिला था, पर उस एक दुख ने सारे सुख का स्वाद छीन लिया। निश्चय और अनिश्चय के बीच झूलती हुई मैं एक दिन सचमुच इंदौर पहुंच जाती कि बीच में ही एक हादसा हो गया। उस दिन मैं रोज की तरह किचन में व्यस्त थी कि ये आए और गंभीर सुर में बोले, प्रसाद का फोन है तुम्हारे लिए। मैं चौंक पड़ी। मेरे लिए? धड़कते दिल से रिसीवर उठाया। हेलो।
भाभी, बुरी खबर है। क्या? मैंने कांपते स्वर में पूछा। पूजनीय दिद्दा चल बसी। मैं स्तब्ध रह गई। भाभी, कुछ कहिए भी, क्या करना है? अब कहने को या करने को रह ही क्या गया। नहीं, मेरा मतलब है, शुड वी टेल द किड? नो, डेफिनेटली नॉट। शी इज़ जस्ट अ किड, यू नो। अच्छा, अब आप इनसे बात कीजिए, मेरी कढ़ाई जल रही है। चोंगा इनके हाथ में देकर मैं भागने ही वाली थी कि इन्होंने हाथ थामकर रोक लिया। प्रसाद से 2 मिनट बात करके फ़ोन रख दिया और मेरी तरफ मुखातिब हुए। उनकी मुद्रा से मैं समझ गई कि मैं कटघरे में खड़ी हूँ। जलती हुई आंखों से उन्होंने पहला प्रश्न दागा। प्रसाद ने यह खबर पहले तुम्हें क्यों दी? मुझे भी तो दे सकता था। यह बात आप उन्हीं से पूछते तो ठीक रहता। उससे तो खैर पूछना ही है, पर तुम यह बताओ, यह औरत की मौत से तुम्हारा क्या वास्ता है? ओफो, मेरा क्या वास्ता होगा? ये बस मुझसे इसलिए पूछ रहे थे कि पारुल को बताना है कि नहीं। मैंने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं, वह अब जिंदा थी, पारुल उन्हें देख आई थी बस। मैं रात में तो उस बच्चे को भेज नहीं सकती थी ना। पारुल अस्पताल कब गई थी? गई थी एक दिन, प्रसाद लेवा ले गए थे। पर सुझाव किसका था? मेरा था, यही सुनना चाहते हो ना आप? अब आप यह भी कहेंगे कि यह बात मुझसे क्यों नहीं कही गई, तो हुजूर शुरुआत तो आप ही से की थी, पर आप तो उसका नाम सुनते ही भड़क गए थे। उस समय आप क्या यह सुनने की स्थिति में थे कि पारुल अपनी आया को भूल नहीं पाई है? अब भी वह उसे उतनी ही शिद्दत से याद करती है। क्या आपके पास ये सोचने की फुर्सत है वह अपनी दिद्दा के लिए कितनी बेचैन है? और आपकी उस फुर्सत का इंतजार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस औरत के पास गिनती के दिन थे। आज मैं खुश हूं कि आपकी नाराजगी का खतरा उठाकर भी मैंने ये पहल की। आपको कुछ और कहना है? क्या कहते बेचारे, मुंह लटकाकर रह गए। विजय के उन क्षणों में मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मेरी वह उद्दात कोशिश कितनी नाकाम रही है। मेरे आत्मविश्वास का दुर्ग कैसे भर भरा कर गिर पड़ा है। उस दिन नाश्ता किए बिना ही वे घर से निकल गए। शायद मुझे दंड देने का ये सबसे अच्छा तरीका उन्हें याद नहीं आया। सुबह के गए, रात को लौटे, आते ही सीधे नहाने चले गए। मैं समझ गई कि दिवंगता को श्रद्धांजलि देकर लौटे हैं। अच्छा भी लगा, इतना हक तो उस गरीबनी का बनता ही था। अब मेरे सामने केवल एक समस्या थी, पारुल को बताऊं कि ना बताऊं? बताऊं भी तो कैसे? वह तो मुझसे रुख भी नहीं मिलाती। इतनी बड़ी बात एकदम मुंह फेर कर तो मारी नहीं जा सकती ना। कुछ माहौल तो बनाना पड़ेगा, और इस स्थिति में यह संभव नहीं। अगर ना बताऊं तो कल को वह इसी बात पर आरोपों की झड़ी लगा देगी और मुझसे और दूर छिटक जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग, रात के सन्नाटे में फ़ोन की घंटी बजी तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। तब तक इन्होंने चोंगा उठा लिया था। जब तक वे बात करते रहे मैं बदहवासी उन्हें देखती रही। रिलैक्स डार्लिंग, उन्होंने फ़ोन रखते हुए कहा। डॉक्टर के घर तो जब तक घंटी बजती रहती है, तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई? धीरे धीरे ही तो होगी, मैंने झेंपते हुए कहा। दरअसल सुबह सुबह फ़ोन पर वह खबर सुनी है ना, तब से दिमाग खराब हो गया है। फिर कुछ रुक कर मैंने पूछा, आप वहाँ गए थे ना? हाँ, जाना तो था ही, गया भी, और कफन दफन का, मेरा मतलब है अंतिम संस्कार का सारा इंतज़ाम भी किया है। क्यों, उनके परिवार वाले नहीं आए थे? आए थे, पर सब के सब हाथ हिलाते हुए चले आए थे। बॉडी कोई गांव भी नहीं ले जाना चाहता था, फिर यही सब करना पड़ा। चलिए, अच्छा ही हुआ, इसी घर से दाना पानी बंधा था उनका, आखिर तब निभ गया, यही खुशी है। और फिर कुछ क्षण रुक कर बड़े साहस के साथ मैंने कहा, सुनिए, मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे? इस बार उन्होंने आंखें नहीं तरेरी और ना ही गुर्राए, बल्कि शांत सुर में बोले, क्या जानना चाहती हो? यही कि वे कौन थी, कहाँ से आई थी, इस घर में उनका क्या वजूद था? ऐसा कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। रमा के भतीजों की आया थी, रमा की बीमारी में यहाँ आई थी। खासियत बस यही थी कि जब तक मेरे ससुर जीवित रहे, उसकी तनख्वाह उस घर से ही आती रही। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस समय फुल टाइम आया रखने की मेरी हैसियत नहीं थी। हम लोग, यानी मैं और अम्मा, उसके लिए इतने उत्सुक नहीं थे। किसी तरह एडजस्ट ही कर रहे थे, पर रमा असुविधाओं में जीने की आदी नहीं थी। इसलिए उसके पिताजी को दया आ गई, पर उनकी यह दया, यह मेहरबानी हमें बहुत महंगी पड़ी। क्यों? अपने ही घर में हम जैसे किसी के आश्रित हो गए। उसकी उपस्थिति हमें एक हीन बोध से भर देती थी। वह भी हमें हिकारत से देखती थी। मेरा तो फिर भी थोड़ा लिहाज करती, पर अम्मा को उसने कभी मालकिन का दर्जा नहीं दिया। बेचारी अम्मा, वे तो नौकरानी की नौकरानी बन गई थीं। वे दिद्दा के लिए चाय बनाती, नाश्ता देती, रोटियां सेकती। दिद्दा नाक भौं सकोड़ कर खाती और अपने साहब को कोसती कि बेबी को उन्होंने किस कुएं में पटक दिया है। क्या वे लोग बहुत अमीर थे?
अमीर थे। रमा के डैडी की शेयरिंग प्रैक्टिस थी। बहुत कुशल सर्जन थे। अपनी उंगलियों के कमाल से उन्होंने वैभव का साम्राज्य खड़ा कर दिया था, लेकिन उस साम्राज्य का योग्य उत्तराधिकारी उन्हें नहीं मिला। बेटा उनका डॉक्टर नहीं बन सका, शायद इसलिए उन्होंने रमा के लिए मेरा चुनाव किया था। सोचा होगा वह गरीब घर का है, बिना बाप का लड़का है, आसानी से काबू में आ जाएगा। मेरे पास अपना अलग साम्राज्य बनाने की कुव्वत थी। जो सोचा था वह मैंने करके भी दिखा दिया। पर देखने के लिए ना रमा रही ना उसके डैडी। उन्होंने तो बस मेरे संघर्ष का दौर ही देखा। उन्हें, मेरा मतलब है पारुल की मम्मी को क्या हो गया था? दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने अबॉर्शन की सलाह दी, वह भी करवा लिया, पर पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि हालत बिगड़ती ही चली गई। कार में डालकर मुंबई भी ले गए थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 15वें दिन उसके शव को लेकर ही लौटना पड़ा। उन्हीं दिनों दिद्दा इस घर में आई थी। हम लोग तो उन दिनों रमा को लेकर परेशान थे। घर में बस अम्मा थी और वह थी। पर एक नफरत का बीज कब पड़ गया पता ही नहीं चला। एक खाई सी थी दोनों के बीच, जो बढ़ती ही चली गई। रमा जब तक रही तब तक तो सब कुछ दबा ढका रहा, पर उसकी मृत्यु के बाद दोनों का परस्पर तिरस्कार और घृणा जैसे मुखर हो गए। बहुत कठिन दिन थे वे। मैं रमा के वियोग में आहत था। प्रैक्टिस की कशमकश जारी थी और इधर घर पर जैसे जंग छिड़ी हुई थी। मैं परेशान हाल घर लौटता तो यहाँ अदालत शुरू हो जाती। मैं बच्ची का ढंग से पता भी नहीं कर पाता। इन्हीं दोनों की चिक चिक मेरा दिमाग चाट जाती। दोस्त, रिश्तेदार और साथी डॉक्टर रोज सलाह देते कि शादी कर लो, बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी, वह फिर आसानी से नई माँ को स्वीकार नहीं कर पाएगी। अम्मा भी इसरार करती, पर मेरी हिम्मत ही न पड़ती थी। घर में एक तीसरा मोर्चा खोलने की मेरी ताकत नहीं थी। 5 साल तक घर में यह नाटक चलता रहा और हम माँ बेटे बच्ची को बर्बाद होते देखते रहे। अत्यधिक लाड प्यार ने उसे जिद्दी और बिगड़ैल बना दिया था। उसमें गलत संस्कार पड़ रहे थे। वह दादी को तो किसी गिनती में ही नहीं लाती थी, बस थोड़ा बहुत मुझसे डरती थी। उसे डराना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर सोचता कि किसी का तो खौफ हो, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर होता चला गया। मैं समझ गया कि इस घर में इन 2 औरतों के साथ रहना मुश्किल है। किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा, और जाहिर था मैं अपनी माँ को तो कहीं नहीं भेज सकता था। इसलिए दिद्दा को निकाल बाहर किया? नहीं, इतनी बेदर्दी से नहीं निकाला, पर यूं कहूँ कि इत्तेफाक से मुझे एक कारण मिल गया। उन दिनों दिद्दा बहुत खांसने लगी थी। अम्मा ने कई बार बताया कि उसकी खांसी के मारे वे रात भर सो नहीं पाती, पर मैं इसे भी शिकायत का एक पैंतरा समझकर टाल गया था। पर ज़्यादा दिन तक अम्मा को अनसुना न कर सका। मुझे भी दिद्दा की खांसी सुनाई देने लगी। उस समय तो हम छोटे से घर में रहते थे, ऐसा आलीशान बंगला नहीं था। खांसने की आवाज़ कहाँ तक छिपती। मेहरी ने भी एक बार दिद्दा को खून थूकते हुए भी देखा, जिसे वह पान की पीक बताती रही। मुझे चिंता हुई। बड़ी मुश्किलों से निकी का वास्ता देकर उसे डॉक्टरी जांच के लिए राजी किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरा शक सही निकला। उसे टीबी हो गई थी। लेकिन टीबी तो अब कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, मैंने जैसे उन पर आरोप लगाते हुए कहा। लेकिन बीमारी तो है और इलाज भी करना पड़ता है। एक बार पता चल जाने के बाद क्या उसे घर में निकी के पास रखा जा सकता था? मैंने उसे यहाँ टीबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 2 ढाई साल बाद वह ठीक भी हो गई, पर मैं वापस उसे घर नहीं लाया, उसके गांव ही भेज दिया। पर वह जहाँ कहीं भी रही, मैं उसे बराबर पैसे भेजता रहा। आज उसकी अंतिम किस्त भी मैंने दे दी। इतनी देर से मैं पेट के बल लेटकर कोहनियों पर सिर टिकाए उनकी बातें सुन रही थी। दिद्दा की कहानी का पटाक्षेप होते ही मैंने निश्वास भरा और करवट बदलकर लेट गई। मन बेहद उदास हो आया था, परंतु इस समय जिस अनजान अनदेखी वृद्धा के प्रति मन में करुणा उमड़ रही थी, वह दिद्दा नहीं, पारुल की दादी थी। बेचारी बेटे की शादी के कैसे कैसे अरमान संजोए बैठी होंगी, पर मिला क्या? दुख, निराशा और अपमान। रजनी जी, उसके बाद की कहानी नहीं सुनोगी? मैंने एकदम पलटकर उन्हें देखा। उसके बाद की मतलब? यह तो निकी की आया की कहानी थी। निकी की कहानी भी तो सुनो। वह मुझे मालूम है, मैंने उलाहने के स्वर में कहा। दिद्दा चली गई तो उसे मामा के यहाँ भेज दिया। वहाँ मामी की पैनी जबान ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। वहाँ से लौटी तो करकश बुआ के पल्ले पड़ गई। फिर उनसे भी नहीं संभली तो हॉस्टल में पटक दिया। यही ना? तुमने तो 4 लाइनों में सारा इतिहास समेट कर रख दिया। पर जानती हो, इसे जीने के लिए मुझे 8 लंबे साल लग गए हैं, और मैं उतना दुष्ट भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे साबित करना चाहती हो।
मैंने अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा। पारुल से जितना सुना था वही बता दिया। अब आप बताइए। यह हुई ना बात। जज को चाहिए कि पहले दोनों पक्षों को सुन ले और फिर फैसला करे। तो प्रोसीड, मैंने नाटकीय अंदाज में कहा। योर ऑनर, यह सच है कि दिद्दा की बीमारी के बाद मैंने निकी को मामा के यहाँ भेज दिया था। उस घर से उसका हमेशा स्वागत ही हुआ था। रमा की मृत्यु के बाद तो उन्होंने बार बार कहलवाया था, पर बच्चे के बिछोह की कल्पना से ही मैं घबरा जाता था, इसलिए भेज नहीं सका। जब मजबूरी में भेजने की नौबत आई, उस समय मेरे ससुर जी गुजर चुके थे। दुर्भाग्य से मेरी सास भी खाट से लग गई थी। घर में आमदनी तो शून्य हो गई थी और निकी के मामा बिजनेस के नए नए प्रयोगों में बाप की कमाई फूंक रहे थे। निकी की मामी यूं तो बड़ी अच्छी थी बेचारी, पर परिस्थितियों ने उन्हें परेशान कर दिया था। छोटे छोटे 3 बच्चे, घर में अपंग और बीमार सास, गिरती हुई माली हालत, दिमाग खराब करने के लिए यही बहुत है। उसमें पहुंच गई वह जिद्दी और बिगड़ैल लड़की। साल भर घर में जैसे कोहराम सा मच गया। हार कर बेचारे उसे वापस छोड़ गए। भाभी आंख में आंसू भरकर कहती रहीं, लाला, लड़कों का साथ है मेरा, पराई लड़की की जिम्मेदारी लेने से जी घबराता है। लड़की उस दिन में सचमुच ही पराई हो गई। निकी ने फिर कभी इधर का रुख नहीं किया। अम्मा जैसे तैसे घर संभाल रही थी, पर निकी उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने दीदी से चिरौरी की और वे तुरंत चली भी आईं। साथ में जीजा जी भी थे। वे उसी साल रिटायर हुए थे, पर आशिकी का यह आलम था कि बीवी के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे। दीदी भी उनकी रंगीन मिजाजी से वाकिफ थी, इसलिए बहू बेटियों के बीच उन्हें अकेले छोड़ने का खतरा उन्होंने कभी नहीं लिया। दीदी बहुत उत्साह से भरकर यहाँ आई थी। वे बहुओं को जता देना चाहती थीं कि दुनिया में उनकी कदर करने वाला, उन्हें चाहने वाला भी कोई है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे लड़की को 2 ही दिन में ठीक कर देंगे और वे एकदम रिंग मास्टर की तर्ज पर शुरू हो गईं। उनकी सख्ती देखकर तो अम्मा भी सिहर गई थी, पर बच्चे के कल्याण की कल्पना करके चुप रह गई थी। उन दिनों निक्की का जीवन एकदम घड़ी की सुइयों पर चलता था। समय पर सोना जागना, रोज़ नहाना, दोनों वक्त कंघी करना, ब्रश करना, समय से स्कूल जाना, नियमित होमवर्क करना, दोनों वक्त ट्यूशन पढ़ना, इत्यादि इत्यादि। लड़की जैसे बुआ के हाथों की कठपुतली बन गई थी। दीदी बहुत मेहनत कर रही थी, पर उनमें ममता की आँच नहीं थी, स्नेह का स्पर्श नहीं था। इसलिए फिर निक्की बिदकने लगी। और क्या? मैंने उनकी चुप्पी को तोड़ा। आज समझ में आ रहा है अम्मा ने किस मुश्किल से यह बात मुझसे कही होगी। मुझे आज भी कहते शर्म आ रही है। कौन सी बात? अम्मा अपने देवता स्वरूप दामाद के प्रति एकाएक शंकालु हो उठी थी। रसिया तो वो जन्म के थे, पर इतनी सी लड़की पर जोर डालेंगे यह नहीं सोचा था। सहज स्नेह से वंचित, लाड दुलार के लिए तरसती 10-12 साल की निकी आसानी से उनके हाथ आ गई थी। वह दिन भर उनसे चिपटी रहती। दीदी देखती और सुलग उठती, अम्मा देखती और मन महसूस कर रह जाती। आखिर एक दिन अम्मा ने मुझसे कह दिया, बेटा, इन बूढ़ी आंखों में अब चौकीदारी करने की ताकत नहीं है। तू अगर लड़की को सर्वनाश से बचाना चाहता है तो किसी अच्छे से हॉस्टल में डाल दे, नहीं तो मैं सुख से मर भी नहीं पाऊंगी। अम्मा ने जीवन भर इतना सहा था कि मैं उनके दुखों का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वही किया जो अम्मा ने चाहा था। बच्चे के कल्याण का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, पर पता नहीं कहाँ क्या गलत हो गया। जिसके लिए सारी उठापटक करता रहा वही मुझसे रूठ गई। मैं तरस कर रह जाता हूँ, पर वह मुझसे बात नहीं करती। करती भी है तो उसकी ज़बान पर जैसे कांटे उगाते हैं। लहूलुहान कर देती है वह मुझे। उसकी आंखों में झांकती घृणा मुझे अपनी ही नज़र में छोटा बना देती है। मैं उसे इसके आगे वे बोल नहीं पाए। पुरुष थे, शायद इसी से जब्त कर गए, नहीं तो फफक कर रो ही पड़ते। मुझे अपने ही ऊपर शर्म आ गई। हमेशा पारुल के लिए ही सोचती रही मैं। मेरी बगल में लेटा हुआ यह व्यक्ति, यह तो बिल्कुल अकेला है। इसे भी तो अपनों ने ही छला है। किसी ने स्नेह का, संवेदना का स्पर्श नहीं दिया, केवल समस्याएं ही दी हैं। आपकी भूल क्या थी बताऊं? मैंने उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। जिसके लिए आपने इतनी उठापटक की, उसके मन में झांकने की, वहां लिखी इबारत पढ़ने की आपने कभी कोशिश नहीं की। परिस्थितियों पर आपका वश नहीं था, मंजूर है, पर उनकी व्याख्या तो की जा सकती थी। अपनी मजबूरियां तो समझाई जा सकती थीं। आपने सोचा होगा छोटी सी बच्ची है, क्या समझेगी। यहीं आप चूक गए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। शत्रु मित्र की पहचान वो फौरन कर लेते हैं।
उनके संवेदनशील मस्तिष्क पर हर बात का जल्दी और गहरा असर होता है, इसीलिए उनके राग द्वेष भी स्थायी होते हैं। मेरे पास उस समय इतना सोचने समझने की फुर्सत ही कहाँ थी। मैं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त था। इसीलिए तो यह मोर्चा आप हार गए। मैंने उस गंभीर प्रसंग को हल्के फुल्के ढंग से समाप्त कर दिया ताकि वातावरण का तनाव कुछ कम हो सके, और वह हुआ भी। थोड़ी ही देर में इनकी नाक बजने लगी, लेकिन मैं सुबह तक आंख नहीं झपका सकी। मैं कमरे में बैठकर बुनाई कर रही थी कि वह दंदनाती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हारे मामा के यहाँ से मनी ऑर्डर आया है और राहुल की चिट्ठी भी। चिट्ठी? किस खुशी में? दरअसल हुआ यह कि राखी पर तो मैं चूक गई, पर मैंने तुम्हारे मामा जी को भाई दूज का टीका ज़रूर भेज दिया था। उसी पत्र में बच्चों के नाम तुम्हारा टीका भी भेज दिया था। उसी का जवाब आया है। तुम्हारे मामा जी ने भी बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। आप मेरे लिए रिश्तेदार क्यों जुटाती फिर रही हैं? मैंने आपसे उसी दिन कह दिया था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन की बात और थी पारुल। वे प्रसाद अंकल के बच्चे थे। उसे तुम रिश्ता जोड़ना कह सकती हो, पर ये तो तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम्हारे मामा के लड़के हैं। नहीं, ना मेरा कोई मामा है ना भाई। आप ये चिट्ठी और रुपये अपने पास रखिए। कम ऑन पारुल, इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा, 5 मिनट ज़रा बैठो तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस तरह तनकर खड़ी हो जाती हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। अनिच्छा से ही सही वह पलंग की पाटी पर बैठ गई, जैसे किसी भी क्षण उठकर चली जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ये गुस्सा असल में किस पर है, मुझ पर या अपने भाइयों पर? अगर भाइयों पर है तो उन्हें माफ़ कर दो। अरे बचपन में तो सभी भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं, और सगे हों तब तो और भी ज़्यादा। मेरी माँ कहती थी कि बचपन में जिनमें लड़ाई होती है, बड़े होकर वे भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। तो बेटे, बचपन की बातें इतने दिनों तक थोड़े ही याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं। देखो, तुम्हारे भाई भी भूल गए हैं, तुम भी उन्हें माफ़ कर दो। और अगर तुम मुझसे नाराज़ हो पारुल, तो विश्वास करो मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मेरा इरादा तुम्हारा जी दुखाने का बिल्कुल नहीं था। दरअसल मैं सांस लेने के लिए रुकी तो एक बात बिजली की तरह मेरे मन में कौंध गई। मैं तुम्हें उस जगह कभी न भेजती पारुल, पर मुझे उस मरनासन्न औरत की इच्छा का मान रखना पड़ा। फांसी पर चढ़ने वाले की भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। फिर ये तो तुम्हारी दिद्दा थी। आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि दिद्दा ने तुम्हें एक बार देखना चाहा था। तुम उन्हें कितना याद करती हो, उससे कहीं ज़्यादा वे तुम्हें याद करती थीं। तुम्हारे पास तो फिर भी एक दुनिया थी, स्कूल की, कॉलेज की, पुस्तकों की, सिनेमा और सहेलियों की। लेकिन उनके पास तुम्हारी यादों के सिवा क्या था? इसलिए उनकी इच्छा का मान तो रखना ही था। इतना हक तो उनका बनता ही था। उनके प्यार का कर्ज था तुम पर बेटा, उसे तो चुकाना ही था। सबको अपने हिस्से का कर्ज खुद ही उतारना पड़ता है। तुम्हें पाल पोसकर दिद्दा ने इस घर में जो उपकार किया है, पापा बराबर उसका हिसाब चुकाते रहे हैं। अंतिम संस्कार तक उन्होंने अपना यह कौल निभाया है। अंतिम संस्कार? किसका? यही कहने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। चिट्ठी तो कोई भी तुम्हारे कमरे में दे आता, पर यह खबर तो मुझे ही देनी थी ना। पारुल बेटा, दिद्दा नहीं रही। उसका सिहरना मैंने साफ देख लिया। अच्छा हुआ जो तुम लोग उस दिन अस्पताल आ गए। तुम्हें देखने की बड़ी साध थी उन्हें। नहीं जाती तो मन में पछतावा रह जाता। वह पलंग की पाटी पर बैठी थी, धीरे से मेरे पास सरक आई। मम्मी, मुझे क्या फिर वहाँ जाना पड़ेगा? मैंने देखा उसके होंठ कांप रहे थे और चेहरे पर भय पुता हुआ था। मृत्यु से साक्षात्कार करने का हौसला कितनों के पास होता है। फिर यह तो लाख दिलेर ही सही थी, तो एक नन्ही सी लड़की ही। उसके बदहवास चेहरे को देखकर मुझे प्यार हो आया। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थामकर मैंने कहा, नहीं बेटे, तुम वहाँ क्यों जाओगी? प्रसाद अंकल ने कल पूछा भी था, पर मैंने साफ मना कर दिया। कहीं बच्चे भी ऐसी जगह जाते हैं? थैंक यू मम्मी, उसने कहा और धीरे से अपने को छुड़ा लिया। थोड़ी देर तक दीवार की ओर ताकते हुए चुपचाप बैठी रही। फिर सहमी सी आवाज़ में बोली, उस दिन उन्हें अस्पताल में देखकर मेरा मन कैसा तो हो गया था। वे बाहों में भरकर मुझे प्यार कर रही थी और मैं भागने के लिए छटपटा रही थी। वे मेरी बलाएं ले रही थी और मैं मन ही मन उन्हें कोस रही थी। उन्हें ये सब पता तो नहीं चला होगा ना? उसका स्वर इतना करुण था कि सांत्वना देना ज़रूरी हो गया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, नहीं बेटे,
उन्हें कुछ नहीं पता चला होगा, क्योंकि जो प्यार करते हैं वे आंख मूंद कर प्यार करते हैं। अपनों को गालियां देने वाली नज़र ही उनके पास ही नहीं होती। सच मम्मी, उसने कहा और मेरी गोद में दुबक गई। दोस्तों, ये थी मालती जोशी जी की कहानी शापित शैशव। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे साहित्य के पिटारे से निकालकर ऐसी ही दिल छू जाने वाली मनमोहक कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।